हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अंशिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन आंसर को कर लिया था। अब हम 16 से शुरू करते हैं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है कि कह रहा कि एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी कि माता पिता कि आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पता चलता है कि जिन बच्चों का आँख का रंग हल्का है, यानी कि हल्के रंग का है, तो वो उनके जो जनक होते हैं उनके भी आँख का रंग क्या होता है, हल्का होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि वो जो लक्षण है वो अप्रभावी है या फिर प्रभावी है। अपने उत्तर की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या है कि इस विवरण के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। क्यों? क्योंकि जनक यानी कि माता पिता दोनों में ही आंखें क्या है, हल्के रंग की हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि आंखों वाले बच्चों के जनक क्या है, माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की, यानी कि यहाँ पे माता पिता दोनों का दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जनक दोनों में ही आंखें यानी माता पिता दोनों में ही आंखें हल्के रंग की है। यह हो सकता है कि माता तथा पिता में जीन के दोनों विकल्प अप्रभावी हों। यानी कि जीन क्या होते हैं, जीन मैंने आपको बताया जीन युग्म में पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में। तो क्या है इसमें ये कह रहा है कि वो जोड़ा क्या है, वो जोड़ा अप्रभावी हो, एक लक्षण प्रभावी एक लक्षण अप्रभावी दोनों का भी हो सकता है, या फिर दोनों ही क्या हो, अप्रभावी हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यह हो सकता है कि क्या है, दोनों विकल्प ही क्या हो, अप्रभावी हो। इसलिए आंखों के रंग का दूसरा विकल्प है ही नहीं। यानी कि जब दोनों ही अप्रभावी है तो दूसरा विकल्प यहाँ पे आएगा ही नहीं दूसरे रंग का। अतः संतान में हल्के रंग के ही आंखें पाई जाएंगी। जब कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, एक ही विकल्प है, तो उसमें क्या, एक ही विकल्प यानी कि जो दो जीन के जो विकल्प है दोनों अप्रभावी हैं। यानी कि जैसे हमने क्या देखा था, बड़े छोटे बौने पौधे और लंबे पौधे में, जब हमने शुद्ध वाला देखा था तो उसमें दोनों क्या थे, जब हमने शुद्ध बौना देखा था तो उसमें क्या थे, दोनों क्या थे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, ये शुद्ध बौना है। कैसा है, शुद्ध बौना। और ये दोनों ही विकल्प क्या है, स्मॉल टी ये क्या है, अप्रभावी है। तो वैसे यहाँ पर कह रहा है, उसके बाद क्या है कि फिर दूसरी कंडीशन आती है कि अगर अगर दूसरी संधारणा पर विचार करें कि आंखों का हल्के रंग का लक्षण क्या है, प्रभावी है, तो इस अवस्था में कुछ बच्चों की आंखें गहरे रंग की होनी चाहिए, क्योंकि अप्रभावी लक्षण 4 में से एक बच्चे यानी कि जो हमने अनुपात देखा 3 अनुपात 1 अनुपात में व्यक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है 17वां कि समजात तथा समरूप यानी कि समवृत्ति अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये मैंने आपको अच्छे से लिखवाया है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि समजात अंग कौन से होते हैं, जिनकी समजात अंग वे होते हैं जिनकी क्या होती है, उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, समान होती है। उत्पत्ति एवं संरचना क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, कार्य भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं, समजात अंग। और समरूप अंग क्या है कि उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, अलग अलग। उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य जो है वो समान होता है। क्या कार्य क्या होता है, समान होता है। इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे कि छिपकली और मनुष्य का अग्रपात। और समरूप वाले अंग में क्या लिखेंगे, जैसे चमगादड़ और तितली के पंख। तो ये हमारा 17 तक हो गया। अब हम 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो इसके आंसर को देखते हैं कि जी, जीवाश्म विकास के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण उपलब्ध कराते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का निम्न महत्व है। तो क्या क्या है देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वर्तमान
द्वारा पता चलता है। दूसरा क्या दिया है कि कौन सा जीव पहले विकसित हुआ और कौन बाद में, ये भी हमें कैसे पता चलता है, जीवाश्म के द्वारा ही। तीसरा क्या है कि सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास, ये भी हमें क्या पता चलता है, जीवाश्म से। यानी कि जो क्या है, पहले जीव क्या होता है, सरल होता है, तो वो हमें उसका जीवाश्म मिला, फिर बाद में सभी परिवर्तन आया, उसमें क्या हुआ, जटिल हुआ। तो ये क्या है, यही क्या है कि विकास, ये क्या है, विकास है। सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों में क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ये कैसे पता हमें चला, जीवाश्म से ही पता चला। चौथा पॉइंट क्या है कि दो समूहों के बीच संबंध स्थापित करना, जैसे कुछ डायनासोर में पंखों की उपस्थिति का अर्थ है कि पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच एक संयोजी कड़ी। दो समूह के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि जीवाश्म से हम दो समूहों के बीच क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी कि जैसे क्या दिया है कि कुछ डायनासोर में पंखों की उपस्थिति का अर्थ की, यानी कि जो कुछ डायनासोर होते थे जो पहले, जिनका जो अभी अस्तित्व में नहीं है, उनका क्या था, जो डायनासोर उनमें क्या होता था, पंख था। इस हिसाब से पता चलता है कि पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच क्या संयोजी कड़ी है। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है कि केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी कि व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं? तो इसका उत्तर क्या है कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि किसी एकल जीव के लिए विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं तथा यह समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। यह उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशागत होती रहती है। उदाहरण क्या कि कोई भी परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है कि जो अस्तित्व बनाए रखती है, यानी क्या पूछा है कि व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है क्या, विभिन्नताएं जो समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। तो इसी से क्या होता है कि जो क्या होती है, विभिन्नताएं आती है, वो अगली यानी कि कालांतर के लिए क्या होती है, हमारे उपयोगी हो सकती हैं। जैसे जैसे क्या दिया है कि पक्षियों में पर जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में क्या हुए हैं, उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। यानी कि पहले क्या था, जो पक्षियों में पंख पाया जाता था, वो किसके लिए विकसित हुआ था, ऊष्मा रोधन के लिए। ऊष्मा रोधन यानी कि उसमें ऐसे पदार्थ जिनके बीच क्या ऐसे पदार्थ जिनके बीच क्या होता है, ऊष्मा का ऊष्मा यानी कि जिनमें क्या होता है, ऊष्मा ऊष्मा नहीं जा पाती, तो वो पदार्थ क्या होते हैं, ऊष्मा रोधी, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा रोधन। तो उस क्या ऊष्मा रोधन के लिए ये क्या हुआ था, विकसित हुआ था, ताकि क्या पक्षी उन्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो कालांतर में अब क्या हो गया है कि जो पक्षी का पंख है वो क्या हुआ, उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, और हमारा भी क्वेश्चन आंसर बचा है, 3-4 बचा है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।